नमस्कार, welcome to SGKG Studies and SGKG 2.22 YouTube channel classes. And now we are going to discuss about International Labour Organization. जी हाँ, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन वो चैप्टर है जो जनरल नॉलेज में भी, जनरल स्टडी में भी, कॉमन स्टडी में भी आता है और इंडस्ट्रियल रिलेशन में भी आता है, लेबर लॉ में भी आता है। सो इसलिए आईएलओ जो चैप्टर है अपने आप में मल्टी फेसेट चैप्टर है और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो आइए आईएलओ के बारे में चर्चा करते हैं। So it was established in 1919 as a part of League of Nations. So आपको पता है फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद लीग ऑफ नेशंस की स्थापना हुई थी और उसी के साथ साथ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की भी स्थापना हुई 1919 में। ओनली इंटरनेशनल बॉडी दैट सर्वाइव्ड इवन आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वार। नॉर्मली क्या हुआ, जो सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वार के साथ लगभग जितने भी इंटरनेशनल बॉडी हो गए वो सब सेकेंड वर्ल्ड वार के साथ बह गए, समाप्त हो गए। उनको दोबारा फॉर्म करना पड़ेगा, अलग तरीके से फॉर्म करना पड़ेगा, अलग नाम से फॉर्म करना पड़ा। सिर्फ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ही एक ऐसी संस्था है जो वर्ल्ड वार वन के बाद इस्टेब्लिश हुई एंड इट कंटिन्यूड इवन आफ्टर वर्ल्ड वार टू, becomes specialized agency of UNO in 1946. सो जैसे ही यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन का स्थापना हुआ उसके बाद से ये आईएलओ जो है यूनाइटेड नेशंस का ऑर्गेनाइजेशन का स्पेशलाइज्ड एजेंसी बन गया 1946 में। एम्स एट वर्ल्ड पीस थ्रू सोशल जस्टिस। सो ऐसा कहा जाता है कि एक जगह अगर एक बार इनजस्टिस हो जाए वो सदियों तक पीछा करता है। तो ऐसा नौबत ही क्यों आए, ऐसी सिचुएशन ही क्यों राइज हो? तो इसलिए क्या करते हैं कि सोशल जस्टिस को इंश्योर करने के लिए आईएलओ की स्थापना की गई है ताकि हम एक गलती भी ना करें। इंडिया बिकेम ओरिजिनल सिग्नेटरी मेंबर इन 1919। सो दो इंडिया वाज कॉलोनियल स्टेट ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ब्रिटिशर्स, फिर भी 1919 में इंडिया जो है ओरिजिनल सिग्नेटरी मेंबर बना। सो आईएलओ का इंडिया सिर्फ मेंबर ही नहीं है, ओरिजिनल सिग्नेटरी मेंबर है। सो इसलिए अगर आईएलओ का कोई कन्वेंशन होता है तो उसको प्रायोरिटी बेसिस पे इंडिया में इंप्लीमेंट करना आवश्यक हो जाता है। Draws attention on various problems like working condition, unemployment, industrial accident, diseases, problems of women and young persons, children. So ये क्या है? ये एक ग्रुप ऑफ सोसाइटी है, ये ग्रुप ऑफ वल्नरेबल सोसाइटी है। ये वो सोसाइटी है जिनको कहा जाता है कि इनकी देखभाल करने वाले की जरूरत है। ऐसा कहा जाता है कि इनके साथ इनजस्टिस होती रही है। इनके लिए इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एक चट्टान की तरह 1919 से ही खड़ा है। वेरियस प्रॉब्लम्स, कौन कौन से प्रॉब्लम? वर्किंग कंडीशन पे जो प्रॉब्लम होगा उसको सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करते हैं? कन्वेंशन इशू करते हैं। कन्वेंशन जो होता है वो लगभग रिकमेंडरी नेचर का होता है, एडवाइजरी नेचर का होता है। कोई भी मेंबर कंट्री का कोई कंपल्सन नहीं है कि वो अपने यहाँ फटाफट उसको इम्प्लीमेंट ही करे, लेकिन सारे मेंबर कंट्री की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो भी आईएलओ कन्वेंशन पास हो रहे हैं उसको अपने कंट्री में इम्प्लीमेंट करें। जल्दी करें या देर से करें, बट करें। वर्किंग कंडीशन, अनएम्प्लॉयमेंट है, इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट होता है उसके बारे में है,
डिसीज वगैरह होती है उसके बारे में, प्रॉब्लम्स ऑफ वीमेन के बारे में और प्रॉब्लम ऑफ चिल्ड्रेन के बारे में भी है, यंग पर्सन्स के बारे में भी है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन इज ए ट्राईपार्टाइट बॉडी। सो हम इससे पहले ही ये नाम सुन चुके हैं। ट्राईपार्टाइट बॉडी मतलब 3 बॉडी इसमें होती है। ये आईएलओ में, आईएलओ की जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है उसमें 3 बॉडी होती है। क्या क्या? गवर्नमेंट, एम्प्लॉयर, एम्प्लॉय। तो कैसे? बाय देयर रिप्रेजेंटेटिव। से रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एम्प्लॉयर, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ लेबर एंड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गवर्नमेंट, ये तीनों मिल करके कन्वेंशन में बैठते हैं, डिसीजन लेते हैं। इसलिए गवर्नमेंट को भी इसको फॉलो करना है, एम्प्लॉयर को भी फॉलो करना है और लेबर को भी फॉलो करना है, क्योंकि इन तीनों के रिप्रेजेंटेटिव बैठ करके डिसीजन ले रहे हैं। सो इट्स ILO इज ए ट्राईपार्टाइट बॉडी। टिल नाउ 183 नेशंस आर मेंबर ऑफ ILO। सो ये मेंबर है, घटते बढ़ते रहते हैं, जैसे जैसे न्यू कंट्री बनती है बढ़ते हैं। फंडामेंटल प्रिंसिपल्स क्या है? लेबर इज नॉट ए कमोडिटी। ध्यान दीजिए, ILO 1919 में आ रहा है और वहां पर बता रहा है कि लेबर कमोडिटी नहीं है, वो ह्यूमन बीइंग है, उसके पास भी हाड़ मांस का ये शरीर है जो जो हमारे पास है, इसलिए लेबर को कमोडिटी न समझा जाए। बहुत बड़ा स्टेप है ये। 100 साल पहले के लिए ये बहुत बड़ा स्टेप है। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड एसोसिएशन इज एसेंशियल। सो अपनी बातों को खुल करके कहना और कहने के लिए किसी एसोसिएशन को फॉर्म करना, ये इनका अधिकार में आता है। और इसके बाद ही आपको हमने बताया कि 1926 में ट्रेड यूनियन एक्ट इंडिया में पास हुआ था। पोवर्टी एक्ट एज ए डेंजर फॉर द प्रोस्पेरिटी। सो पोवर्टी क्या है? प्रोस्पेरिटी के लिए डेंजर है। मरता क्या नहीं करता और भूखा क्या नहीं करता। नेसेसिटी इज कोल ब्लैक। सो भूखा कुछ भी कर सकता है, इसलिए भूखा किसी को रहने नहीं देना है। सो पोवर्टी एक्ट्स एज ए डेंजर फॉर द प्रोस्पेरिटी। अगर आप चाहते हैं कि आप प्रोस्पर रहें, अगर आप चाहते हैं कि गांव में राजा बने रहें, तो किसी को भिखारी बनने की नौबत न आए, इसका भी ध्यान रखना है। किसी को भूखा सोना पड़े, इसको भी ध्यान देना है। नहीं तो धीरे धीरे वो कई प्रकार के सोशल इविल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। वार अगेंस्ट वांट रिक्वायर्स टू बी कैरिड आउट। सो जरूरतों के अगेंस्ट में ये युद्ध है। ये वांट मतलब कमी होती है। सो जो भी कमियां हैं, कमियों के अगेंस्ट में ये वार है। कमियों को दूर करना है, जो भी कमी है उसकी पूर्ति करनी है, जो रिक्वायरमेंट है उसकी पूर्ति करनी है। वर्कर्स एंड एम्प्लॉयर्स शुड एंजॉय इक्वल स्टेटस इन फ्री डिस्कशन। जब भी कोई डिसीजन मेकिंग प्रोसेस हो, फ्री डिस्कशन हो, तो उसमें क्या है? वर्कर्स और एम्प्लॉयर दोनों इक्वल स्टेटस को एंजॉय करें, ऐसा ILO का कन्वेंशन कह रहा है। और इसलिए हमने वर्कर पार्टिसिपेशन अपने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में ऐड किया है। रोल ऑफ ILO इन प्रोमोटिंग इंडस्ट्रियल रिलेशन। इंडस्ट्रियल रिलेशन को प्रमोट करने में ILO की क्या भूमिका है? प्रोमोटिंग इंटरनेशनल लेबर स्टैंडर्ड। सो ये क्या करते हैं? ILO कन्वेंशन में एक इंटरनेशनल लेबर स्टैंडर्ड डिसाइड किया जाता है और उसके अनुसार बाकी सब कंट्री उसको फॉलो करेंगे। उसमें क्या हो सकता है? डिसेंट वर्किंग कंडीशन हो सकते हैं एंड इनहेंस्ड लेबर प्रोडक्टिविटी भी होती है। प्रोमोटिंग फ्रीडम, इक्विटी, सिक्योरिटी एंड डिग्निटी एट वर्क प्लेस। ऐसा है 30 तारीख को, महीने की 30 तारीख को हम सिर्फ और सिर्फ सैलरी नहीं कमाते हैं, सैलरी के साथ साथ अपनी डिग्निटी भी कमाते हैं। सो ह्यूमन का जो डिग्निटी है वो फंडामेंटल राइट में आता है, आर्टिकल 21 में आता है। सुप्रीम कोर्ट ने कई बार इसको अपने जजमेंट में बताया है कि राइट टू डिग्निटी इज ए पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ। और राइट टू लाइफ जो आर्टिकल 21 में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में आता है। सो काम हम करते हैं साहब, डिग्निटी के साथ काम करते हैं, अपने प्रेस्टीज के साथ काम करते हैं, अपने ऑनर के साथ काम करते हैं, अपने स्वाभिमान के साथ काम करते हैं। ऐसी जो फीलिंग है वो ILO से आई है। अ कॉमन प्लेटफॉर्म
of employers, employees, government, NGOs and other experts for international dialogue on labor issues. सो लेबर इश्यूज पे बात करने के लिए ILO एक कॉमन प्लेटफॉर्म है. It generates a worldwide public awareness for events, campaigns and issues concerning labors. So क्या करते हैं? It generates worldwide public awareness. लोगों के बीच में जन जागरण फैलाते हैं. ये किस बारे में? अवेयरनेस ऑफ इवेंट्स के बारे में, कैंपेन के बारे में एंड लेबर इश्यूज के बारे में लोगों के बीच में जागरूकता बढ़ाना भी ILO का काम है. फिफ्थ क्या है? एफोर्ट टुवर्ड्स प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड लेबर वर्ल्ड वाइड. सो चाइल्ड लेबर प्रोहिबिटेड है, ये सब आपको पता है और इसमें ILO का बहुत बड़ा रोल है. प्रोटेक्टिंग द राइट्स ऑफ माइग्रेंट वर्कर्स. क्या है? वर्कर्स का एक स्पेशली इन इंडिया में वर्कर्स की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो माइग्रेटरी नेचर के हैं. एक स्टेट के वर्कर हैं वो दूसरे स्टेट में जाके काम करते हैं, एक डिस्ट्रिक्ट के वर्कर हैं वो दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाकर के काम करते हैं. तो उनका जो माइग्रेटरी नेचर है, माइग्रेटरी नेचर के होने के चलते ये डर बना रहता है कि उनके साथ कोई इनजस्टिस नहीं हो जाए, इसलिए उनके राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए भी ILO खड़ा है. प्रोमोटिंग हेल्थ, सेफ्टी, वेलफेयर एंड सोशल सिक्योरिटी मेजर्स ऑफ वर्कर्स वर्ल्ड वाइड. इसमें बहुत कुछ आ जाता है. इसमें ESI एक्ट भी आता है, इसमें PF एक्ट भी आता है, इसमें फैक्ट्री एक्ट भी आता है, इसमें मेटर्निटी एक्ट भी आता है, इसमें इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट भी आता है. एफर्ट्स टुवर्ड्स वर्कर्स स्किल इन्हेंसमेंट एंड ट्रेनिंग. सो हमने आपको बताया कि जो ट्रेड यूनियन का एक काम अपने एम्प्लॉयज़ में एजुकेशन इंप्रूव करना भी है, उनके स्किल इन्हेंसमेंट भी करना है. तो ये ILO का रोल हो गया. स्ट्रक्चर ऑफ ILO, इसके 3 पार्ट है. पहला जो है इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस, जिसको ILC हम कहते हैं. दूसरा गवर्निंग बॉडी है और तीसरा इंटरनेशनल लेबर ऑफिस है. तीनों के बारे में थोड़ा थोड़ा. जो इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस है ये बेसिकली पॉलिसी मेकिंग एंड लेजिस्लेटिव विंग ऑफ ILO है. ILO में पॉलिसी बनाने का काम, रूल बनाने का काम इस इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस का है. होल्ड्स सेशन वंस इन ए ईयर, साल में एक बार इनकी बैठक होती है. ILC इलेक्ट गवर्निंग बॉडी. ये अपना गवर्निंग बॉडी जो हमने सेकेंड पार्ट में पढ़ा था. ILC जो है ये सेकेंड पार्ट को, गवर्निंग बॉडी को इलेक्ट करती है. मीटिंग्स, सेशंस आर अटेंडेड बाय 4 डेलीगेट्स. हर कंट्री से 4 डेलीगेट इसमें को अटेंड करते हैं. ये होल्ड सेशन वंस इन ए ईयर है ना. 4 डेलीगेट्स जो है हर कंट्री से अटेंड करते हैं. 2 फ्रॉम गवर्नमेंट, जनरली कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं. 1 रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम एम्प्लॉय एंड 1 रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम द एम्प्लॉयर. हर कंट्री से साल में एक बार ILC के मीटिंग में जाते हैं. ईच डेलीगेट इज accompanied by एडवाइजर नॉट एक्सीडिंग 2 इन द नंबर. ये जितने ये जो 4 डेलीगेट हैं इनके साथ, इन चारों के साथ दो एडवाइजर भी जा सकते हैं. ठीक है. तो इस 4 डेलीगेट के साथ 2 एडवाइजर भी जाते हैं. इसका मतलब कि 8 तो एडवाइजर हो गए. 4 डेलीगेट और 8 एडवाइजर, 12, 12 हो गए. 12 मेंबर्स फ्रॉम ईच कंट्री. नॉन गवर्नमेंट डेलीगेट्स आर चूजन बाय गवर्नमेंट. 2 तो गवर्नमेंट बॉडी हो गई और एक रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एम्प्लॉय एंड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एम्प्लॉयर आर डिसाइडेड बाय गवर्नमेंट. फंक्शन क्या है इनका? फॉर्मुलेट इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बाय कन्वेंशंस एंड रिकमेंडेशंस. जो ILC है, ILC के 2 ही फॉर्म है रूल बनाने के. कोई एक्ट नहीं बनता, कोई स्टैट्यूट नहीं बनता. उनका जो रूल बनता है एक कन्वेंशन बनता है और एक रिकमेंडेशन बनता है. डिसाइड एक्सपेंडिचर ऑफ बजट, टू मेक अमेंडमेंट्स, कंसीडर लेबर प्रॉब्लम्स एंड असिस्ट सोल्यूशन, सेलेक्ट वंस इन 3 years मेंबर्स ऑफ गवर्निंग बॉडी, इलेक्ट प्रेसिडेंट. ये जो इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस है
इसका इतना सारा फंक्शन है। ये जो लेबर इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस है, ये प्रेसिडेंट अपना चुनते हैं, 3 इयर्स के लिए गवर्निंग बॉडी भी ये इलेक्ट करते हैं। लेबर प्रॉब्लम वर्ल्ड में कहीं भी है तो उस लेबर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी ढूंढना है, अगर ज़रूरत पड़ी तो अमेंडमेंट भी करते हैं, कितना एक्सपेंडिचर करना है आईएलओ के द्वारा ये डिसाइड करते हैं, और सबसे बड़ी बात कन्वेंशन एंड रिकमेंडेशन के रूप में इंटरनेशनल लेबर स्टैंडर्ड डिसाइड करते हैं। ये हमारा सब्जेक्ट मैटर है। ये जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड डिसाइड करते हैं, कन्वेंशन एंड रिकमेंडेशन, इसको जितने भी मेंबर स्टेट हैं जनरली फॉलो करते हैं। गवर्निंग बॉडी, सेकेंड पार्ट, इट इज एग्जीक्यूटिव विंग ऑफ आईएलओ। क्या हुआ, आईएलसी ने डिसाइड कर दिया, आईएलसी के डिसाइड करने के बाद से ये चीज़ें, सारी चीज़ें जाएंगी वो गवर्निंग बॉडी के पास जाएगी, और गवर्निंग बॉडी इसको एग्जीक्यूट कराती है। इट इज ए पॉलिटिकल बॉडी, implements decision of ILC with the help of international labor office। थर्ड वाला जो है लेबर ऑफिस है। इट कंसिस्ट ऑफ 56 टिटुलर मेंबर्स। ये टिटुलर मेंबर्स जो है ना, कुछ कुछ ऐसे भी मैं नाम तो नहीं लूँगा, लेकिन इंडिया में कुछ ऐसे भी मिनिस्टर्स हैं जो मिनिस्टर्स विदाउट पोर्टफोलियो हैं। कुछ ऐसे चीफ मिनिस्टर होंगे जिनके पास कोई पोर्टफोलियो ही नहीं होगा। कुछ ऐसे, प्राइम मिनिस्टर तो एक ही है, तो कुछ ऐसे स्टेट के चीफ मिनिस्टर भी हो सकते हैं जिनके पास कोई पोर्टफोलियो ही नहीं है, कोई काम धंधा ही नहीं है, दिन भर पॉलिटिक्स करना ही काम धाम है। ऐसे लोगों को टिटुलर कहते हैं। सो यहाँ पर टिटुलर 56 टिटुलर मेंबर्स हैं, 28 गवर्नमेंट से हैं, 14 एम्प्लॉयर हैं और 14 एम्प्लॉई हैं। इसके अलावा 66 डेपुटी टिटुलर मेंबर्स हैं, वो भी 28 गवर्नमेंट के हैं, 19 एम्प्लॉयर के हैं, 19 एम्प्लॉई के हैं। तो ये मिनिस्टर विदाउट पोर्टफोलियो जो है ये इनका ये मेंबर हैं, ये कहे जाते हैं कि ये गवर्निंग बॉडी के ये लोग मेंबर हैं। Having the title and usually the honor belonging to an office or dignity is titular without the duties, functions और responsibility। कोई ड्यूटी नहीं है साहब, ये जो टिटुलर मेंबर होते हैं इनकी कोई ड्यूटी नहीं है, इनकी कोई फंक्शन नहीं है, इनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, बस ये मेंबर है तो है। अपने अपने गाड़ी के आगे लिखेंगे कि ये गवर्निंग बॉडी के मेंबर हैं, आईएलओ के मेंबर हैं, ये इतना ही है इनका। इससे ज़्यादा इनका फंक्शन कुछ होता होगा तो टाइम टू टाइम इनके रेगुलेशन में मेंशन करते हैं। गवर्निंग बॉडी जो है, 10 of the titular government seats are permanent, held by states of chief industrial importance। सो इसमें से 10 जो पोस्ट होते हैं वो परमानेंट नेचर के होते हैं, और वो किस किस कंट्री के हैं, ब्राज़ील, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इटली, जापान, यूके, यूएस, रशियन फेडरेशन। ये 10 कंट्री हैं और इस 10 कंट्री के 10 परमानेंट टिटुलर मेंबर होते हैं वहाँ पे। जनरली इट मीट्स थ्राइस इन ए ईयर, ये साल में 3 बार मिलते हैं, मार्च, जून, नवंबर। मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय आईएलसी एवरी 3 इयर्स। सो ये जो मेंबर्स हैं, बाकी मेंबर्स की बात हो रही है, गवर्निंग बॉडी में 10 तो परमानेंट हो गए, बाकी जो मेंबर्स हैं दे आर इलेक्टेड बाय आईएलसी एवरी 3 ईयर। मतलब जो परमानेंट के अलावा 3 ईयर्स के टेम्पोररी मेंबर होते हैं। और क्या है, इलेक्ट्स डायरेक्टर जनरल आफ्टर एवरी 5 ईयर्स। सो 5 साल में एक बार डायरेक्टर जनरल का ये लोग इलेक्शन करते हैं। डिसाइड्स एजेंडा फॉर आईएलसी, स्क्रूटनाइजेस द बजट, फॉलो अप रिकमेंडेशन एंड कन्वेंशंस ऑफ द आईएलसी। ये गवर्निंग बॉडी का फंक्शन है। इसके बाद से आज इंटरनेशनल लेबर ऑफिस, इट्स अ फोकल point for activities of international labor organization under the supervision of governing body। it is headed by director general। इंटरनेशनल लेबर ऑफिस के हेड डायरेक्टर जनरल होते हैं। इट्स हेडक्वार्टर इज एट जेनेवा। एमसीक्यू क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, आईएलओ का हेडक्वार्टर कहाँ है, जेनेवा है। ऑफिस एम्प्लॉयज 2700 ऑफिशियल्स फ्रॉम ओवर 150 नेशंस।
सो लगभग 2700 ऑफिशियल जो है आईएलओ ऑफिस में कार्यरत हैं। ऑफिस also contains a research and documentation center. It is responsible to collect and distribute information of labor and special problems. तो इस तरीके से ये जो आईएलओ का के बारे में एक ये ब्रीफ डिस्क्रिप्शन है। आईएलओ मतलब इंटरनेशनल लेबर ऑफिस के बारे में जो थर्ड पार्ट है। इसके बाद व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द आईएलओ। अब इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के बाद जो इंटरनेशनल लेबर ऑफिस है उसके फंक्शन क्या है। क्रिएशन ऑफ कोऑर्डिनेटेड पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स डायरेक्टेड एट सॉल्विंग सोशल एंड लेबर इश्यूज। ठीक है, सो आईएलओ का काम क्या है, सोशल एंड लेबर इश्यूज को सॉल्व करना है। एडॉप्शन ऑफ इंटरनेशनल लेबर स्टैंडर्ड्स इन द फॉर्म ऑफ कन्वेंशंस एंड रिकमेंडेशंस एंड कंट्रोल ओवर देयर इम्प्लीमेंटेशन। सो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का और क्या काम है, इंटरनेशनल लेबर स्टैंडर्ड को एडॉप्ट करना है। किस फॉर्म में, कन्वेंशन फॉर्म में, रिकमेंडेशन फॉर्म में, और उसके बाद से ये देखना है, चेक लिस्ट बनाना है कि कौन कंट्री अभी इंप्लीमेंट की है, कौन कंट्री इंप्लीमेंट नहीं की, उनको रिमाइंडर भी देना है। असिस्टेंस टू मेंबर स्टेट्स, जितने भी मेंबर स्टेट्स होते हैं 183 मेंबर स्टेट्स अभी तक हमने देखे, इन सॉल्विंग सोशल एंड लेबर प्रॉब्लम्स। ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन, द राइट टू प्रोटेक्ट, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, कलेक्टिव निगोसिएशन, प्रोटेक्शन अगेंस्ट फोर्स्ड वर्कर, प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, ये सब काम है आईएलओ का देखभाल करना। रिसर्च एंड पब्लिकेशन ऑफ वर्क्स ऑन सोशल एंड लेबर इश्यूज। सो जितने भी इंपॉर्टेंट सोशल एंड लेबर इश्यूज है उनके बारे में रिसर्च एंड पब्लिकेशन करना भी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का फंक्शन है। ऑब्जेक्टिव क्या है इनका, टू promote and realize standards and fundamental principles and rights at work। सो वर्क प्लेस पे जो भी आपके स्टैंडर्ड चाहिए, जो भी आपके फंडामेंटल प्रिंसिपल चाहिए, उनको प्रमोट करना और रियलाइज करना, ये काम है आईएलओ का। और क्या ऑब्जेक्टिव है, टू क्रिएट ग्रेटर अपॉर्चुनिटी फॉर वीमेन एंड मेन टू सिक्योर डिसेंट एम्प्लॉयमेंट। सो क्या है, डिसेंट एम्प्लॉयमेंट के लिए ग्रेटर और इक्वल अपॉर्चुनिटी जो है वीमेन और मेल दोनों के लिए प्रोवाइड करना आईएलओ की ड्यूटी में आता है, आईएलओ का ऑब्जेक्टिव में आता है। टू इनहेंस द कवरेज एंड इफेक्टिवनेस ऑफ सोशल प्रोटेक्शन फॉर ऑल। सोशल सिक्योरिटी हम दे रहे हैं ना, सोशल सिक्योरिटी में हम अभी कुछ स्लैब डाल करके रखे हैं, मतलब सबको नहीं दे पा रहे हैं। क्यों नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि हमारी अफोर्डेबिलिटी उतनी नहीं है। तो हमें अपनी अफोर्डेबिलिटी जैसे जैसे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे जो सोशल प्रोटेक्शन है उसका जो स्कोप है, उसका जो दायरा है, उसको बढ़ाते जाना है। ऐसा आईएलओ का ऑब्जेक्टिव है। टू स्ट्रेंथन ट्राइपार्टिज्म एंड सोशल डायलॉग। सो आईएलओ का एक मेन काम ये भी है कि जितनी भी चर्चाएं हो, जितने भी डिस्कशन है और जितने भी सॉल्यूशन निकले, जितने भी एग्रीमेंट निकले, जितने भी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस हो, ट्राइपार्टिज्म प्रोसेस से हो, उसमें त्रिदलीय, तीन पक्षीय लोगों के साथ हो, गवर्नमेंट, एम्प्लॉयर, एम्प्लॉय, तीनों के रिप्रेजेंटेटिव साथ में बैठे और तब किसी नतीजे पर पहुंचे, तब किसी डिसीजन पर पहुंचे, और उसके अनुसार सोशल डायलॉग भी किए जाए। Organization has played a key role in ensuring labor rights during the Great Depression। ग्रेट डिप्रेशन 1929-1930 का पीरियड। सो उस पीरियड में क्या हुआ था, बहुत भारी समस्या हो गई थी पूरे वर्ल्ड लेवल पे। तो उनके राइट को भी उस समय भी आईएलओ ने प्रोटेक्ट किया था, उनकी रक्षा किया था। ये आईएलओ ने अभी तक क्या किया है उसके बारे में पढ़ना है। डीकोलोनाइजेशन प्रोसेस। सो आपको पता है आधी दुनिया अंग्रेजों की गुलामी थी, उनकी अंग्रेजों का ब्रिटिशर्स के कॉलोनीज में थे, इंडिया भी ब्रिटिशर्स की कॉलोनी में थी। तो उनको डीकोलोनाइज करने का जो प्रोसेस है उसमें भी आईएलओ ने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। द क्रिएशन ऑफ सॉलिडेरिटी, दैट इज ट्रेड यूनियन। सो ट्रेड यूनियन को फॉर्म करना भी आईएलओ के ने ऐसा काम किया है। द विक्ट्री ओवर अपार्थाइड इन
साउथ अफ्रीका में अपार्थाइड जो सिचुएशन था उसके ओवर इन्होंने विक्ट्री प्राप्त की है। टुडे इट इज प्रोवाइडिंग सब्सटेंशियल सपोर्ट इन द बिल्डिंग ऑफ एन इथिकल एंड प्रोडक्टिव फ्रेमवर्क फॉर फेयर ग्लोबलाइजेशन। सो ग्लोबलाइजेशन को बढ़ाना, ग्लोबलाइजेशन को प्रमोट करना भी आईएलओ का रोल रहा है। द बेसिस ऑफ द आईएलओ इज ट्राइपार्टाइट प्रिंसिपल। सही बात है, ये 3 पक्षीय सिद्धांत पे काम करते हैं जिसमें गवर्नमेंट भी है, एम्प्लॉयर भी है, एम्प्लॉय भी है। Negotiation within the organization are held between the representative of government, trade unions and member states employers. So इस तरीके से ILO जो है एक ट्राइपार्टाइट बॉडी है। अब बात रही कि अभी तक तो हमने ILO के बारे में जान लिया, अब हम ये जानते हैं कि इंडिया और ILO का क्या संबंध रहा है। मतलब इंडिया के रिलेटिव में, इंडिया के रिलेशन में ILO के और इंडिया का क्या रिलेशन रहा। व्हाट इज द सिनेरियो फॉर ILO एंड इंडिया। सो इंडिया इज ए फाउंडिंग मेंबर ऑफ द ILO। अब इससे बड़ी उपलब्धि क्या हो सकती है। ILO का फाउंडिंग मेंबर जो है वो इंडिया है एंड इट हैज बीन अ परमानेंट मेंबर ऑफ ILO गवर्निंग बॉडी सिंस 1922। 1922 से परमानेंट गवर्नमेंट बॉडी, आपको हमने बताया था परमानेंट गवर्निंग बॉडी 10 मेंबर्स है, 10 मेंबर कंट्रीज है, उनमें एक इंडिया का भी नाम है। इन इंडिया द फर्स्ट ILO ऑफिस वाज स्टार्टेड इन 1928। द डिकेड्स ऑफ द प्रोडक्टिव partnership between the ILO and its constituents has mutually trust and respect as underlying principle and is governing in building sustained institutional capacities and strengthening capacity of partners. So ILO के साथ इंडिया ने कंधे से कंधे मिला करके काम किया है। इंडिया सिर्फ ILO का मेंबर ही नहीं है, सिर्फ सिग्नेटरी ही नहीं है, फाउंडिंग मेंबर है और ILO की गवर्निंग बॉडी का परमानेंट मेंबर है 1922 से। ILO का ऑफिस इंडिया में पहली बार 1928 में इस्टेब्लिश हुआ और हर सिचुएशन में हर मोड़ पर ILO के साथ इंडिया कंधे से कंधे मिला करके चला है। ILO जो कुछ भी कन्वेंशन पास करता है अपनी अफोर्डेबिलिटी के अनुसार इंडिया उसको टाइम टू टाइम इम्प्लीमेंट करता आ रहा है। तो इस तरीके से हमने ILO इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जानकारी प्राप्त की। ILO के जानकारी का जो कुछ भी हमने क्लासेस बनाया वो हम SGKG स्टडीज़ पर अपलोड कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने सब्सक्राइब भी किया है और अपने दोस्तों के बीच में शेयर भी कर रहे हैं। हमारा एक दूसरा चैनल है GKG 2.22 और इस पर ये रिमेनिंग स्टडी मटेरियल ऑलरेडी यहाँ पर अवेलेबल है। इनको भी आपके सब्सक्राइब और शेयर करने चाहिए। ये जो है देखिए ये SGKG स्टडीज है, इस पे 191 वीडियो अभी तक पब्लिश किए जा चुके हैं। ये सारे प्लेलिस्ट हैं, इसमें जा कर के आप अपनी सुविधा के अनुसार अपना स्टडी कर सकते हैं। इसके बाद से SGKG 2.22 है, इसमें तो हजारों वीडियो इसमें डाले गए हैं। प्लेलिस्ट के अनुसार आप देख लीजिए और अपनी सुविधा के अनुसार स्टडी कीजिए, रिवीजन करते रहिए। ILO जो है एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से, स्टडीज के पॉइंट ऑफ व्यू से, इंडस्ट्रियल रिलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, इंडस्ट्रियल लेबर लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए हमने ILO के लिए स्पेशल क्लास आपके लिए बनाए। एक बार देख लीजिए, 2 बार देख लीजिए, 3 बार देख लीजिए, इतने से आपको कंठस्थ हो जाएगा ILO। ये तो ILO तो कंठस्थ होना ही चाहिए। ILO की स्थापना 1919 में हुई। ILO का हेडक्वार्टर जेनेवा में है। इंडिया एक फाउंडिंग मेंबर है। इंडिया परमानेंट गवर्निंग काउंसिल में 1922 से है। 1928 में इंडिया में फर्स्ट ILO ऑफिस इस्टेब्लिश हुआ। इसके 3 पार्ट हैं। मुख्य काम जो है ILC करती है। ILC का मेन काम कन्वेंशन रिकमेंडेशन को इशू करना है। ये सब चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें अपने ध्यान में रखना है। प्लीज़ कीप ऑन रिवाइजिंग। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।